इतनी देर हो गई, 9 बज चुके हैं और अभी तक कोई नाश्ता करने नीचे नहीं आया। आज तो शादी के बाद मेरी पहली रसोई है। मैंने इतने चाव से सबके लिए गर्मा गर्म पराठे, इडली, डोसा सब बनाया था। सब ठंडा हो रहा है। अब तो सबको टेबल पर आ जाना चाहिए था। तभी घर की मेड सहानुभूति से कहती है, अरे भाभी जी, अब बेकार में यहाँ खड़ी होकर सबका इंतजार कर रही है। आपका ये इंतजार करना बिल्कुल बेकार है। इधर कोई नहीं आने वाला साथ में खाना खाने के लिए। पर पूनम दीदी, आज मेरी पहली रसोई है। मुझे लगा था सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे, मैं सबको अपने हाथों से परोसूंगी। अरे भाभी जी, आप ना बहुत बोलिए। इस बड़े घर का यही नियम है, या किसी के पास साथ बैठने का टाइम नहीं है। जिसका जब मन होगा वो आएगा, अपनी प्लेट उठाएगा और खा लेगा। इंतजार करना बेकार है, कोई नहीं आएगा। आप अकेले ही नाश्ता कर लो, वरना आपकी मेहनत ठंडी होकर बेकार हो जाएगी। ऐसे कैसे नहीं आएंगे नाश्ता करने, मैं सभी को बुला कर लाती हूँ। फिर सनाया सभी को नाश्ते के लिए बुलाने जाती है। सनाया अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत उत्साहित थी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो सासू माँ निर्मला देवी के कमरे में जाकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। माँ जी, डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता लग गया है, आकर कर लीजिए ना। अरे बहू, अभी सुबह सुबह मेरे सिर में इतना तेज दर्द है, क्या बताऊं। तू एक काम कर, मेरी चाय और नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दे, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर सनाया का चेहरा उतर जाता है, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर ससुर जी के पास जाती है। पापा जी, आपकी पसंद के आलू गोभी के पराठे, इडली, साथ में डोसा भी है, और नाश्ता टेबल पर। नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए ना पापा जी, आकर नाश्ता कर लीजिए ना। सनाया बहू, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, जरा शेयर मार्केट का अपडेट देख रहा हूँ। तुम टेबल पर रख दो, मैं खुद से लेकर खा लूंगा। सनाया का मन थोड़ा भारी हो जाता है। वो ऊपर जेठ जेठानी के कमरे की तरफ जाती है। जेठ जी बाहर निकल रहे थे। जेठ जी, नाश्ता टेबल पर लग गया है, ठंडा हो रहा है, प्लीज आइए ना। आज मेरी पहली रसोई है, नाश्ता कर लीजिए। देखो सनाया, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। जब भूख लगेगी मैं किचन से खुद प्लेट में लेकर खा लूंगा, तुम लोग खा लो। तभी जेठानी ऋचा कहती है, ओहो देवरानी जी, सुबह सुबह इस घर में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर पंचायत करे। देखो, मुझे किटी पार्टी के लिए पार्लर जाना है, तुम नाश्ता कर लो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। थक हार कर सनाया अपने कमरे में आती है, जहां सौरभ ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। सौरभ, डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने सबको बुलाया पर कोई नाश्ता करने नहीं आया। प्लीज तुम तो चलो मेरे साथ। अरे तुम मेरा नाश्ता यहीं कमरे में ले आओ, मैं यहीं कर लूंगा। क्या हो गया है सब लोगों को, कोई टेबल पर नाश्ता करने आना ही नहीं चाहता। फिर सनाया भारी कदमों से वापस आती है और अकेली सुनी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती है। ठंडे हो चुके नाश्ते को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तभी घर की मेड पूनम उसके पास आकर खड़ी होती है। पूनम दीदी, ये कैसा परिवार है। सौरभ भी कमरे में ही नाश्ता करना चाहते हैं। इस घर में साथ बैठकर 2 निवाले खाने का वक्त ही नहीं है किसी के पास। सब अलग अलग क्यों रहते हैं। भाभी जी, मैंने पहले ही आपको बोला था, इस घर में किसी के पास समय नहीं है। इस घर में सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर, सब अपनी अपनी मर्जी से अकेले ही खाते। और सबसे बड़ी बात यह है, दोनों भाइयों में आपस में इतनी नफरत है कि वो एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। अब जो भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, वो भला नाश्ता क्यों साथ में करेंगे। इसी दुश्मनी ने इस घर की डाइनिंग टेबल को सूना कर दिया है। दोनों भाइयों में इतनी नफरत है, एक ही छत, एक ही रसोई का खाना, फिर भी सब इतने अलग अलग। कहने को इतना बड़ा परिवार है, पर सब अजनबियों की तरह अपनी अपनी दीवारों में बंद है। हे भगवान, एक ही घर में साथ रहकर भी दिलों में इतनी दूरियां कैसे हो सकती हैं। सनाया गहरी सांस लेती है। इस सुखी ससुराल को हरा भरा अब घर की नई छोटी बहू करेगी। अब सब देखते जाओ। शाम का वक्त, ससुर रघुराज जी अकेले गंभीर बैठे हुए लैपटॉप पर शेयर मार्केट देख रहे थे। तभी सनाया हाथ में सूप का बाउल लेकर मुस्कुराते हुए कमरे में आती है। लीजिए पापा जी, आपके लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप। सूप? पर मैंने तो नहीं मंगाया। मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद से ले लूंगा, इसे वापस ले जाओ बहू। अरे पापा जी, ये सूप मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना लाई हूँ, वो तो माँ जी ने भिजवाया है। और हाँ, उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि बोलना मत कि मैंने भेजा है, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगी, दिन भर बेचारे काम करते रहते हैं, कितने कमजोर हो गए। अच्छा, निर्मला ने भिजवाया है। बहू क्यों झूठ बोल रही हो। अरे उसके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। जो 2 मिनट साथ बैठने तक का समय नहीं है उसके पास।
उसे तो बस अपनी अलमारी, अपनी साड़ियां और अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं मिलती। मेरा सूप बनाने का टाइम किसके पास है? पापा जी, माँ जी मुंह से भले कुछ न कहे, पर वो आपकी सेहत का एक एक पल का हिसाब रखती है। आज दोपहर जब आपको हल्की सी खांसी आई थी ना, तो उनकी घुटनों में दर्द था, फिर भी वो रसोई में जाकर खड़ी होकर उन्होंने खुद से मुझसे इसमें काली मिर्च और अदरक डलवाई और कहा, बहू इन्हें ब्लड प्रेशर है, नमक जरा हल्का ही रखना। आप खुद ही सोचकर देखिए ना पापा जी, क्या उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है? ससुर जी सूप का बाउल देखते हैं और उनका गुस्सा गायब हो जाता है और उनकी आंखों में सालों पुराना छुपा हुआ प्यार तैर आता है। अच्छा ठीक है, रख दो टेबल पर, थोड़ी देर में पी लूंगा। सनाया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आती है। उसके जाते ही ससुर जी ने चुपचाप सूप का चम्मच उठाया और पीने लगे। वाह, निर्मला के हाथों में आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। उधर हॉल में सास निर्मला अपने घुटने पकड़े बैठी होती है। हाय रे, ये घुटनों का दर्द तो जान लेकर छोड़ेगा। मुंह भी खत्म हो गई, पैरों में इतना दर्द है कि चला नहीं जा रहा। तभी सनाया हॉल में आती है और सासू माँ को घुटने मलते हुए देखती है तो तुरंत दौड़कर अपने कमरे से मूव लेकर आती है और झट से उनके घुटनों में मूव लगाने बैठ जाती है। माँ जी, आज तो हॉल में बैठे बैठे कोई आपकी घुटनों का लाइव रिपोर्ट ले रहा था। लाइए मैं आपके घुटने में मूव लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। पर मैंने तो मुंह मांगी नहीं बहू। अरे माँ जी, पापा जी ने भिजवाई है। जब मैं उनके पास सूप लेकर गई तो वे शेयर मार्केट को भूलकर सिर्फ आपकी फिक्र कर रहे थे। मुझसे बोले, बहू निर्मला सुबह से अपने घुटनों के दर्द से परेशान है, जा उसके लिए मुंह लेकर जा, उसे आराम मिलेगा, पर बताना मत, नहीं तो गुस्सा करेगी। बहू तुम ना बेकार की बातें कर रही हो। सुबह से शाम तक बस अखबार और शेयर मार्केट लैपटॉप में घुसे रहते हैं। 2 मिनट चैन से बात करने का समय नहीं है उनके पास। उन्हें मेरी बीमारी की भी परवाह कहाँ से होगी। माँ जी आप कुछ भी बोलो, पर सच कहूँ तो उनका दिल तो 24 घंटे आपकी फिक्र में धड़कता है। मैंने खुद पापा जी की आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। माँ जी बस जताने की देर है। आपको यकीन नहीं है तो कल सुबह आप खुद उनके सामने जाकर बैठिए, फिर देखिए वो कंप्यूटर भूलकर कैसे आपको देखते हैं। सासू माँ निर्मला भावुक होकर शर्मा जाती है। चलो मेरा काम तो हो गया। अगले दिन जेठानी रीचा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी, तभी सनाया हाथ में एक सुंदर साड़ी लेकर आती है। रीचा भाभी, आप ये ब्लू साड़ी पहनिए, आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। ब्लू साड़ी? पर ये मेरी नहीं है। अरे रीचा भाभी, रंजन भैया ने कल रात ये साड़ी मुझे देकर कहा, रीचा पर ये बहुत सुंदर लगेगी, पर उसे बताना मत कि मैं लाया हूँ, नहीं तो वो नखरे दिखाएगी। रंजन लाए और मेरे लिए? इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह से रात तक बस ऑफिस की फाइलें और बिजनेस, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं उन्हें। रीचा भाभी, भैया रात दिन जो इतनी मेहनत करते हैं वो आपके लिए ही तो है। आज सुबह जब आप पार्लर जा रही थी तो भैया बालकनी से आपको ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। बहुत प्यार करते हैं आपसे। रंजन के दिल में अपने लिए प्यार देखकर रीचा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसे इस तरह भावुक देखकर सनाया दिल ही दिल में मुस्कुराती है। मेरा काम हो गया। 2 दिन बाद रंजन गुस्से और तनाव में अपनी अलमारी में ऑफिस की फाइलें ढूंढ रहा होता है और सारा सामान बिखरा फैला पड़ा था। तभी सनाया कमरे में आती है। पता नहीं मेरी इंपॉर्टेंट फाइलें कहाँ चली जाती है। इस घर में किसी को मेरी चीजों की परवाह ही नहीं है। ढूंढ कर पागल हो जाओ बस। तभी सनाया मुस्कुराते हुए हाथ में फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, भैया आप इस नीली फाइल को ढूंढ रहे हैं ना? चलो थैंक गॉड मिल तो गई, वरना आज बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक्स सनाया। अरे नहीं भैया, ये थैंक यू मुझे नहीं, रीचा भाभी को बोलिए। जब ऑफिस से आपका कॉल आया तो उन्होंने ये फाइल मुझे दी और कहा बताना मत, नहीं तो आप कहेंगे कि आपकी काम के बीच में दखल दे रही हैं। क्या सच में रीचा को मेरी इतनी फिक्र है? रंजन इम्पोर्टेंट फाइल मिल जाने से बहुत खुश होता है और उसे मुस्कुराता देखकर सनाया सोचती है, चलो रीचा भाभी और जेठ जी की दूरियां भी कम होने लगी है। मेरा काम तो हो गया। अब बारी है दोनों भाइयों की दुश्मनी खत्म करने की। 2 दिन बाद रंजन अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसकी आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। वो गुस्से में गाड़ी का स्टीयरिंग पीटता है। आज इस गाड़ी को मेरी जरूरी मीटिंग के दिन ही खराब होना था। उफ़। रंजन को परेशान होते देख सनाया दौड़कर सौरभ की गाड़ी की चाबी लेकर रंजन के पास जाती है। भैया आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आपको लेट हो रहा है। ये सौरभ की गाड़ी की चाबी लीजिए और मीटिंग के लिए जाइए। नहीं सनाया, मैं उस सौरभ की गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
हम दोनों के रिश्ते कैसे हैं तुम जानती हो ना। मैं कैब से चला जाऊंगा। भैया ये चाबी मुझे खुद सौरभ ने देकर भेजा है। जब उसने खिड़की से देखा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, उन्होंने मुझसे कहा कि सनाया भैया की आज बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जाओ जल्दी से ये चाबी भैया को दे आओ, और बताना मत कि मैंने दी है, नहीं तो वो गुस्से में मेरी गाड़ी कभी नहीं छुएंगे। क्या? गाड़ी की चाबी खुद सौरभ ने दी? यकीन नहीं हो रहा। तभी रंजन सौरभ को बालकनी से अंदर आते हुए देखता है। वो सनाया के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। चलो ये काम भी हो गया, अब बचा है आखिरी और जरूरी काम। एक रात सौरभ को अचानक तेज बुखार आ जाता है। सनाया डॉक्टर को कॉल कर रही होती है, पर डॉक्टर कॉल नहीं उठाते। हे भगवान, इन्हें इतना तेज बुखार है, डॉक्टर भी कॉल नहीं उठा रहे। तभी रंजन भी वहां आ जाता है और सौरभ की हालत देख वो सब कुछ भुलाकर तुरंत सौरभ को अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ देर बाद सौरभ को होश आता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, बिजनेस पे हर बड़ी डील आपको ही मिल रही थी, मेरा लगातार लॉस हो रहा था। मुझे लगा कि आप नहीं चाहते कि मैं बिजनेस में आपके साथ रहूं, इसी जलन और गलतफहमी में मैं आपसे लड़ता रहा। नहीं सौरभ, सच तो यह है कि गलती मेरी भी थी। मुझे लगा था तुम अभी छोटे हो, अकेले इतनी बड़ी डील संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं वो डील्स खुद ले लेता था ताकि नुकसान ना हो। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं, तुम्हें सुरक्षित रखना था, पर मैं तुम्हें कभी ये बात समझा ही नहीं पाया। सालों पुराना अहंकार और गलतफहमी आंसुओं में बह गए। सौरभ तुरंत उठकर अपने भाई रंजन के गले लग जाता है। दरवाजे पर खड़ी सनाया मुस्कुरा उठती है। चलो मेरा काम पूरा हुआ, अब बाकी है इन सबको साथ लाना। सौरभ हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाता है। धीरे धीरे सबके दिलों की दूरियां कम होने लगी थी और दोनों भाइयों के बीच बरसों का मनमुटाव खत्म होने लगता है। अगली सुबह ठीक 8 बजे सनाया रोज की तरह रसोई में चाय छान रही थी और मेड पूनम प्लेट साफ करने में लगी होती है। उधर ससुर रघुराज जी सासू मां निर्मला देवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, निर्मला, आज तो तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीने का मन हो रहा है। चलो ना, हम दोनों साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल पर ही नाश्ता करते हैं। हाँ जी चलिए ना, आज बरसों बाद आपके साथ बैठकर चाय पीने का मन मेरा भी है। ससुर जी सासू माँ को साथ में नाश्ते के टेबल पर देखते हैं तो उधर कमरे में ऋचा ने रंजन से कहा, रंजन देखिए ना, नीचे पापा जी और मम्मी जी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, चलिए ना आज हम दोनों भी वहीं सबके साथ नाश्ता करते हैं। तुम ठीक कह रही हो ऋचा, वैसे भी आज तुम इस ब्लू साड़ी में काफी हॉट लग रही हो। आज ऑफिस की टेंशन बाद में, पहले परिवार के साथ नाश्ता होगा। रंजन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ऋचा शर्मा जाती है और दोनों अभी नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठे ही थे कि सौरभ भी अपने कमरे से निकलकर सबके साथ आकर बैठ जाता है। भैया आज मैं भी आपके साथ ही बैठूंगा, बिजनेस की नई डील की बातें आज डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर ही फाइनल करेंगे। बिल्कुल भाई, अब से हर सुबह का नाश्ता हम दोनों साथ में यही करेंगे। पूनम रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर आंखें फाड़कर ये सब देख रही थी। जी सपना तो नहीं है, बाऊजी, माजी, बड़े भैया, बड़ी भाभी, सौरभ भैया सब एक एक करके खुद से आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर एक साथ बैठे। पूनम दौड़कर रसोई में जाती है और सनाया से कहती है, भाभी जी चमत्कार हो गया, बाहर देखिए, आज सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, सौरभ भैया सब अपने अपने कमरों की दीवारें तोड़कर एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे ले। कमाल हो गया, पर ये हुआ कैसे? सनाया मुस्कुरा देती है, फिर बाहर जाकर सभी को अपने हाथों से नाश्ता परोसती है। टेबल पर आज पूरा परिवार एक साथ हंसते खेलते नाश्ता करता है। रंजन सौरभ को अपने हाथों से पराठा खिलाता है। ससुर जी सासू माँ को चाय बढ़ा रहे होते हैं। सनाया की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछती है और पूरे हंसते खेलते परिवार को देखकर मुस्कुराती है। पापा जी, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई का अधूरा सपना सच में पूरा हो गया। मुझे आप सबका यही प्यार और ये साथ चाहिए था। जब तक पूरा परिवार एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में खाना न खाए, तब तक घर घर नहीं लगता। सनाया मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहने को तो ये इतना बड़ा परिवार था, पर सब अजनबियों की तरह अपनी अपनी दीवारों में बंद थे। लेकिन आज सबके दिलों की दूरियां मिट गई। आज सच में मेरा सूखा ससुराल हमेशा हमेशा के लिए हरा भरा हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे और शांता जल्दी उठकर अपनी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बनी, शांता उसे ले जाकर ऊपर की तरफ जाने लगी। उसे देखकर मीनाक्षी ने कहा, अरे दीदी, ऊपर कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कोयल को उठाने। और कहाँ?
अब हमारे घर में सब जल्दी उठते हैं तो बहू को भी जल्दी उठने की आदत डालनी होगी ना। अरे रहने भी दो ना, अभी तो शादी हुई है उसकी, 2-4 दिन आराम कर लेने दो, फिर उठाना। लेकिन मीनाक्षी की बात सुनकर शांता का जरा मुंह बन गया। देख मीनाक्षी, मैं ये नहीं कह रही कि उसे शादी होते ही घर के काम में लगा दूंगी। अरे लेकिन अगर वो सुबह देर तक सोएगी तो फिर आदत खराब हो जाएगी ना। और कहते हैं जिस घर की बहू देर तक सोती है वहां कभी माँ लक्ष्मी कदम नहीं रखती और दरवाजे से ही मुंह बनाकर लौट जाती है। बात तो सही कही है आपने दीदी, लेकिन लड़की अभी नए माहौल में आई है, थोड़ा समय तो लगेगा ना सब सीखने में। समय मिलेगा उसे, कौन सा आज से रसोई संभालने भेज रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि घर के लोगों के साथ उठना बैठना सीख जाए। और मैं चाहती हूँ कि पहले उसे ये घर अपना लगे, जब मन से अपनापन लग जाएगा तो खुद ही सबसे पहले उठ जाएगी। तू हमेशा दिल की सुनती है और आप हमेशा दिमाग की। हाँ, और घर भी दिमाग से ही चलता है। इसी तरह मीनाक्षी और शांता में अपने अपने विचारों को लेकर अक्सर अनबन चलती रहती थी। मीनाक्षी के कहने पर शांता ऊपर नहीं गई। थोड़ी देर बाद कोयल नीचे आई। माँ जी माफ कीजिए, मेरी आंख देर से खुली। कोयल झुककर शांता के पैर छूने लगी। अरे खुश रहो बेटी। शांता का चेहरा खुशी से चमक उठा। देखा मीनाक्षी, लड़की में संस्कार है। अब कोयल मीनाक्षी के पैर छूने लगी। अरे नहीं नहीं, मीनाक्षी ने उसे बीच में ही रोक दिया और गले से लगा दिया। ये सब नहीं, तू बस खुश रहा कर। कोयल को इस घर में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। धीरे धीरे वो सबको समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि आज उसकी पहली रसोई जो थी। सुबह का नाश्ता होने के बाद शांता ने उसे अपने पास बुलाया। कोयल, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? जी माँ जी। तो फिर क्या सोचा है, क्या बनाओगे? वो माँ जी आप जो कह दे। तो फिर एक काम कर बहू, खीर पूरी और सूखी आलू की सब्जी बना लो। पहली रसोई में मीठा बनाना शुभ माना जाता है। जी माँ जी। जवाब तो उसने दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान घर के लोगों पर गया। घर में गोविंद जी, महेश चाचा जी, मीनाक्षी चाची, ललित, पूजा, वो खुद उसका पति राजेश और घर के 2 बच्चे भी थे जो महेश चाचा की बेटी के बच्चे थे और छुट्टियां बिताने आए हुए थे। कोयल ने मन ही मन गिनती की। हे भगवान, ये तो पूरा शादी वाला ऑर्डर लग रहा है। मैं अकेली कैसे बनाऊं इतना सब? खैर लगता नहीं यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला है, बनाना ही पड़ेगा। कोयल रसोई में गई और आटा गूंथने लगी। धीमे धीमे उसे इतना खाना बनाने को लेकर चिंता होने लगी। हे भगवान, खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ कम लोगों का। ज़्यादा लोगों का बनाने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और ख़राब बना तो इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। कोयल खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी पीछे से मीनाक्षी अंदर आई। अरे कोयल, क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आने वाला हो? वो कुछ नहीं चाची माँ, यूं ही। अच्छा, मुझे नहीं बताएगी? बस थोड़ा डर लग रहा है। इतने लोगों का खाना मैंने कभी अकेले नहीं बनाया। खराब बना तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। ओफो, बस इतनी सी बात। अच्छा ठीक है, बेलन इधर दे। क्या? मगर क्यों? क्यों क्या? पूड़ी मैं बेल देती हूँ, तू सब्जी और खीर बना दे। नहीं नहीं चाची माँ, माँ जी को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। अरे मैं कौन सा अखबार में छपवाने जा रही हूँ कि पूरियाँ मैंने बनाई है और फिर मैं मदद कर रही हूँ, चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। हाँ वो तो है। कोयल, लगता है तुम सारा वक्त सोचने में ही बिता दोगी और तब तक मेरी पूरियाँ भी बन जाएगी। कोयल हंस पड़ी और फिर अगले 2 घंटे दोनों साथ में रसोई में लगी रही। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। जब सब खाने बैठे तो मेज पर गर्मा गर्म पूरियाँ, आलू की सब्जी और खुशबूदार खीर रखी थी। पूरियाँ खाकर ससुर गोविंद कहते हैं, वाह भाई वाह, पहली रसोई में इतनी पूरियाँ, बढ़िया। वाह क्या खीर बनाई है, मैं तो 2 कटोरी खाऊंगा। सब हंसने लगे। इसी बीच कोयल ने चुपके से मीनाक्षी की तरफ देखा। मीनाक्षी भी हंस रही थी। कोयल को लगने लगा था कि इस घर में अगर कोई उसका सबसे ज्यादा साथ दे रहा है तो वो मीनाक्षी चाची ही है। जब सब ने खाना खा लिया तो कोयल भी आराम करने अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी कोयल कोयल रुक गई। जी चाची माँ, क्या हुआ? जरा इधर मेरे साथ रसोई में तो आना। कोयल वापस रसोई में आई। अंदर सिंक में कुछ बर्तन पड़े थे और गैस के पास आटे की परत जमी हुई थी। यही नहीं, आलू के छिलके भी वहीं गैस के पास पड़े हुए थे। क्या हुआ चाची माँ? क्या हुआ मतलब? ये सब दिख नहीं रहा? खाना बन गया तो रसोई भगवान भरोसे छोड़कर जा रही थी। वो नहीं, मैंने सोचा बाद में साफ कर दूंगी। मुझे गंदी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर खाना बनने के बाद। जब तक सब कुछ चमक न जाए मेरा मन नहीं मानता। ओह अच्छा, सॉरी चाची माँ, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ वही बेहतर होगा। काम खत्म मतलब पूरा खत्म, आधा नहीं। इतना कहकर मीनाक्षी चली गई और कोयल सफाई में लग गई।
जब तक सब काम निपटा 1 घंटा बीत गया। आखिरकार अपने कमरे में पहुंचकर कोयल बिस्तर पर बैठ गई। उफ, सुबह से अब तक उसे लग रहा था कि चाची सास तो एकदम फरिश्ता है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि मामला इतना भी सीधा नहीं है। माँ जी की अपनी सख्ती थी और चाची माँ की अपनी। फर्क बस इतना था कि एक पहले प्यार देती थी फिर नियम बताती थी, और दूसरी पहले नियम बताती थी फिर प्यार देती थी। कोयल, ये दोनों सासों को खुश रखना इतना आसान भी नहीं होने वाला। बाहरी पापड़ बेलने पड़ेंगे तुझे। हाँ। अगली सुबह जब कोयल उठी तो घर में काफी चहल पहल थी। दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक पार्टी थी, इसलिए नीचे हॉल में सब तैयार बैठे थे सिवाय कोमल के। ओफो, और कितना टाइम लगाएगी ये कोयल? मम्मी, अभी भाभी को आए हुए कितना समय हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। उधर कमरे में कोयल अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने बड़ी मेहनत से एक हल्की गुलाबी साड़ी निकाली थी। सोचा था आज अच्छे से साड़ी पहनकर जाएगी, लेकिन पिछले 20 मिनट से वो उसी साड़ी से जूझ रही थी। अरे यार, ये पल्लू इधर क्यों जा रहा है? उसने फिर से कोशिश की। नहीं, अब तो ये तो और खराब हो गया। तीसरी बार कोशिश की। इस बार प्लेट्स ठीक हुई तो पल्लू नीचे खिसक गया। बस हो गया मेरा। उसने हार मानकर साड़ी उतारी और अलमारी से अपना पसंदीदा सूट निकाल लिया। 10 मिनट बाद वो तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही शांता की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का भाव बदल गया। अरे, तुम साड़ी नहीं पहन रही? माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन ठीक से नहीं पहन पाई, इसलिए सोचा सूट पहन लूं। सूट? जी। वैसे तो हम कुछ नहीं कहते बेटा, जो पहनना है पहनो, लेकिन घर के कार्यक्रम में भी अगर साड़ी नहीं पहनोगी तो फिर कब पहनोगी? माँ जी, मैं सच में कोशिश कर रही थी। कोशिश की होगी, मान लिया, लेकिन नई बहू हो तुम, रिश्तेदार भी होंगे, पहली बार सबके सामने जा रही हो, ये सूट अच्छा लगेगा क्या? कोयल का चेहरा उतरने लगा। आजकल की लड़कियां ना जरा सी परेशानी क्या हुई, सीधा आसान रास्ता चुन लेती है। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हमारी उम्र में तो लड़कियां रोज साड़ी पहनती थी, पता नहीं है तुम्हारी उम्र की लड़कियों को हर चीज में दिक्कत क्यों होती है। कोयल अब एकदम चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गोविंद जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने उसे मोड़ कर रख दिया। अरे भाग्यवान, इतनी सी बात पर बहू को क्यों डांट रही हो तुम? इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात। लड़की ने कहा ना कि उसने कोशिश की मगर पहन नहीं पाई, तो सीखना तो पड़ेगा ना। सीख जाएगी, आज नहीं तो कल। पूजा भी उठकर कोयल के पास आ गई। मम्मी, सच बताऊं? क्या? मुझे खुद साड़ी पहनने में आधा घंटा लगता है। तुम्हारा तो मुझे पता है। तो फिर भाभी से कैसे उम्मीद कर रही हो कि वो एकदम एक्सपर्ट निकले? शांता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मीनाक्षी वहां आ गई। अरे, क्या मीटिंग चल रही है सुबह सुबह? तुम्हारी भाभी और बहू का फैशन सम्मेलन चल रहा है। अच्छा, मामला क्या है? चाची, भाभी साड़ी नहीं पहन पाई तो सूट पहन लिया, बस उसी पर चर्चा हो रही है। बस? मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। तेरे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का कार्यक्रम है, नई बहू है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। देखना पड़ता है, लेकिन कितना? मतलब ये कि अगर बहू अच्छी इंसान है तो साड़ी में भी अच्छी लगेगी और सूट में भी। बात कपड़ों की नहीं, परंपरा की है। और परंपरा का मतलब ये तो नहीं कि बच्ची रोने लगे। कोयल ने जल्दी से आंखें पोंछ ली। देखो दीदी, मैं एक बात मानती हूँ, साड़ी बहुत सुंदर लगती है, मुझे खुद पसंद है। तो फिर ये कि पसंद और मजबूरी में फर्क होता है। आज नहीं पहन पाई तो क्या हो गया, अगली बार पहन लेगी। लेकिन वहां सब रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे? अरे दीदी, लोगों का काम कहना है, और इज्जत कपड़ों से नहीं आती, इंसान के व्यवहार से आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सूट गलत है, तो फिर रहने दो ना दीदी, और अभी वक्त होता तो मैं उसे साड़ी पहना देती। अब अगली बार से हम पहले से ध्यान रखेंगे। शांता ने एक लंबी सांस ली और फिर कोयल की तरफ देखा। अच्छा चलो ठीक है, आज सूट पहन लो, अगली बार ध्यान रखना। कोयल के चेहरे पर राहत आ गई। लेकिन एक शर्त है। जी? अगले हफ्ते मैं खुद तुम्हें साड़ी पहनाना सिखाऊंगी। जी माँ, पक्का। और अगर दीदी बहुत डांटे तो मेरे पास आ जाना। मैंने कब डांटा इसे? अभी 10 मिनट पहले। इस बार कोयल भी हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए निकल गया, मगर कोयल एक बात समझ चुकी थी कि घर में कोई भी बात हो, कुछ ही देर में शांता और मीनाक्षी के अलग अलग विचार सामने आ ही जाते थे। कभी उठने बैठने को लेकर, कभी रसोई को लेकर, तो कभी कपड़ों को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह, सुनो सुनो सब लोग, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। जब तक आ नहीं जाता मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अरे बेटा, चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा। लेकिन तभी पूजा ने मोबाइल में रिजल्ट खोला। आ गया। कुछ सेकंड तक पूजा फोन में देखती रही। यस! पूजा उछल पड़ी।
फर्स्ट डिवीजन और डिपार्टमेंट में सेकंड रैंक। अरे वाह 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 मेरी बेटी। शांता ने खुशी से पूजा को गले लगा लिया। इसी बीच कोयल मुस्कुराते हुए पूजा को देख रही थी। पढ़ाई की बात सुनकर उसे अपनी पुरानी इच्छा याद आ गई। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो। मेरी भी इच्छा थी कि शादी के बाद मास्टर्स कर लूँ। शांता ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। तो कर लो ना। सच? बिल्कुल, हमें तो खुशी होगी हमारी बहू जितना पढ़े और उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ बेटा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। कोयल का चेहरा खिल उठा। मुझे भी यही लगता है। मास्टर्स हो जाएगा तो अच्छी नौकरी मिलने में भी आसानी रहेगी। जैसे ही नौकरी वाला शब्द आया, शांता का चेहरा थोड़ा बदल गया। नौकरी? जी नहीं, मेरा मतलब पढ़ाई तक तो ठीक है। जी, पढ़ना चाहो जितना पढ़ो, लेकिन नौकरी की क्या जरूरत है? मतलब? अरे बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। वो तो लेकिन फिर नौकरी करके क्या करना? कोयल कुछ बोलती उससे पहले मीनाक्षी बोल पड़ी। 1 मिनट दीदी, अब क्या हुआ? ये कैसी बात हुई? कौन सी? पढ़ो भी और काम मत करो तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि इंसान समझदार बनता है। और नौकरी करने से क्या हो जाता है? इंसान नासमझ हो जाता है। मैंने ऐसा कब कहा? बात तो वही हुई ना। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर घर में जरूरत नहीं है तो बहू को बाहर जाकर मेहनत करने की क्या जरूरत? और अगर उसका मन हो? मन तो बहुत चीजों का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब करते फिरेंगे। वाह, नौकरी करना कोई गलत काम नहीं है। उफ, मैंने गलत भी नहीं कहा, लेकिन आप मना तो कर रही हो। मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जरूरत नहीं है। हर चीज जरूरत के लिए नहीं की जाती दीदी, कुछ चीजें अपने लिए भी की जाती है। और घर भी रहेगा, नौकरी भी रहेगी। बातें करने में आसान लगता है, करने में भी आसान हो जाता है अगर घर वाले साथ दे। दोनों की बहस फिर से शुरू हो चुकी थी। बाकी सब लोग चुप होकर कभी एक को देख रहे थे तो कभी दूसरी को, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा परेशान कोयल हो रही थी। पहले कपड़ों पर बहस, फिर रसोई पर बहस, अब पढ़ाई और नौकरी पर बहस, और हर बार विषय एक ही होता था, कोयल। मैं बस इसका भला सोच रही हूँ और मैं भी इसका भला सोच रही हूँ। तो फिर तुम्हें मेरी बात गलत क्यों लगती है? क्योंकि हर बार फैसला इसकी जगह आप कर लेती हो। कोयल ने आंखें बंद कर ली। उसके सिर में दर्द होने लगा था और अचानक से उसकी आवाज तेज हो गई। बस बहुत हो गया। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पहली बार कोयल ने ऊंची आवाज में कुछ कहा था। क्या हुआ बेटा? कोयल? कुछ नहीं हुआ, बस मैं थक गई हूँ। दोनों सासें हैरानी से उसे देखने लगी। हर बार जैसे ही मेरे बारे में कोई बात होती है, आप दोनों मिलकर उसका फैसला करने में जुट जाती हैं। मैं क्या पहनूं, मैं कब उठूं, मैं कैसे काम करूं, मैं पढूं या नहीं पढूं, नौकरी करूं या नहीं करूं, और फैसला तो छोड़ो, आप दोनों बहस भी करने लग जाती हो। कोयल की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। माँ जी, आप मेरा भला चाहती हो। चाची माँ, आप भी मेरा भला चाहती हो, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर जिंदगी मेरी है ना। शांता और मीनाक्षी एक दूसरे को देखने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई मुद्दा हूँ जिस पर रोज चर्चा होती है। लेकिन अब बस, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन हर बार फैसला मैं खुद करूंगी। पहली बार कोयल ने अपनी बात इतनी साफ साफ रखी थी, और पहली बार शांता और मीनाक्षी दोनों को एहसास हुआ कि बहू कोई बच्ची नहीं थी जिसे हर मोड़ पर दिशा दिखानी पड़े। कोयल अपनी बात कहकर चुप हो गई। अब कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। तभी राजेश बोला, वाह वाह माय वाइफ, प्राउड ऑफ यू। लेकिन मीनाक्षी और शांता ने जैसे राजेश को घूरा तो वो चुप हो गया। सब चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह जब शांता की आंख खुली तो घड़ी में 8 बज चुके थे। उसने तुरंत इधर उधर देखा। अरे, घड़ी का अलार्म क्यों नहीं बजा? मीनाक्षी कमरे से बाहर आई। क्या ये कोयल भी अभी तक नीचे नहीं आई? तभी मीनाक्षी भी बाहर आ गई। आज तो बड़ी शांति है घर में, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी सीढ़ियों से कोयल उतरती हुई दिखाई दी, लेकिन उसे देखते ही दोनों सासें एकदम चुप हो गई। कोयल ने साड़ी की जगह नीली जीन्स और सफेद टॉप पहन रखा था। ये क्या पहन रखा है बेटा? जीन्स और टॉप। वो तो मुझे भी दिख रहा है। और गहने कहाँ हैं? उतार दिए सब। हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे हल्के गहने पसंद है। अब से मिनिमम ज्वेलरी पहनूंगी। दोनों सासें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अभी वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी कि कोयल सीधे रसोई में चली गई। आज नाश्ते में क्या बना रही हो? टोस्ट और कॉफी। बस? हाँ। पराठे नहीं? नहीं, आज मेरा मन टोस्ट और कॉफी का है। 10 मिनट बाद सबके सामने टोस्ट और कॉफी रखी गई। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। हाँ और क्या, सब कुछ बदलते रहना चाहिए कभी कभी, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। लेकिन शांता और मीनाक्षी अभी भी कोयल को ही देख रही थी।
नाश्ता खत्म करके कोयल ने लैपटॉप खोला। कुछ देर तक वो फॉर्म भरती रही। क्या कर रही हो कोमल? मास्टर्स का फॉर्म भर रही हूँ। अभी? हाँ अभी। क्लिक की आवाज आई। हो गया, मतलब फॉर्म भर भी दिया? जी। अब दोनों सासों के चेहरे देखने लायक थे। आखिरकार शांता से रहा नहीं गया। बेटा एक बार हमसे पूछ तो लेती। किस बारे में? यही फॉर्म वगैरह। माँ जी, कल ही तो मैंने कहा था कि फैसला मैं खुद करूंगी। मीनाक्षी ने धीरे से पानी का गिलास उठाया। लेकिन बेटा थोड़ी सलाह तो ले ली जा सकती थी ना। चाची माँ, सलाह और रोज की बहस में फर्क होता है। दोनों चुप हो गई। सच कहूँ तो अब मैं थक गई हूँ। कभी मेरी एक सास कहती है ऐसा करो, कभी दूसरी सास कहती है वैसा करो, फिर आप दोनों मेरे सामने ही चर्चा शुरू कर देती हो और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, ना मैं आपकी सुनूंगी ना मैं आपकी। अब जो मेरा मन करेगा वही करूंगी। पहली बार दोनों सास को लगा कि शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया था। उन दिन के बाद से घर में एक अजीब बदलाव आ गया। शांता कुछ भी कहने जाती फिर रुक जाती। वहीं मीनाक्षी भी जब कोई सलाह देने जाती लेकिन फिर सोच कर चुप हो जाती। दोनों को डर था कि कहीं कोयल फिर से भड़क ना जाए। एक दिन जब शाम को कोयल बालकनी में बैठी चाय पी रही थी लगता है मैंने अपने दोनों सासों को ज्यादा ही डरा दिया है, लेकिन बढ़िया है, कम से कम शांति तो है। नीचे हॉल में बैठी शांता और मीनाक्षी भी एक दूसरे को देख रही थी। बहू ऊपर बालकनी में बैठी है, वो भी स्लीवलेस सूट पहनकर। कुछ बोले क्या? नहीं, रहने देते हैं। हाँ रहने ही देते हैं। पहली बार दोनों एक ही बात पर पूरी तरह से सहमत थी।